एवरीवन। आज एक न्यूमेरिकल करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है, ये मैं न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में भेज भी दूंगा। ठीक, तो देखो इसमें क्या है कि एक सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग फ्रीऑन 12 की जो है रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे जिसका इवेपोरेशन यानी इवेपोर वाष्प जो तापमान है वो कितना है -20 डिग्री सेल्सियस, और जो कंडेंसर का टेम्परेचर वो कितना है +30 डिग्री सेल्सियस। यानी इवेपोरेटर का टेम्परेचर -20 है और कंडेंसर का +30 है। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है रेफ्रिजरेंट की वो दी गई है 0.65 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। ठीक, ये चार्ट आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, ये चार्ट इस तरह से दिया जाएगा पूरा। अब निकालना क्या है, सीओपी निकालनी है आपको, और मास फ्लो रेट निकालना है कि इवेपोरेटर में कितना जा रहा है। ठीक है, मास फ्लो रेट निकालना है, और किस टर्म में निकालना है कि मास फ्लो रेट कैसा हो, पर टन पर मिनट में, यानी किलोग्राम पर टन पर मिनट में निकालना है आपको। ठीक है, तो अब देखो T1 यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्या दिया है, इवेपोरेशन टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ये क्या किया, टीएस डायग्राम बना लिया है वेपर कंप्रेशन साइकिल का। ठीक है, टीएस डायग्राम बनाने के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, इवेपोरेशन टेम्परेचर। इवेपोरेशन टेम्परेचर, इवेपोरेटर कहाँ पे होता है, यहाँ से होता है। यहाँ पे इवेपोरेटर है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे रिजेक्ट करता है, यहाँ पे कंप्रेसर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन है और यहाँ पे हीट का एडिशन है। ठीक, यहाँ पे हीट का रिजेक्शन है। तो इवेपोरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि 1 से 4 के बीच में। ठीक है, तो 1 और 4 का जो टेम्परेचर है वो तो सेम है, T1 बराबर T4 है। तो जो इवेपोरेटर का टेम्परेचर है -20, ये दोनों के लिए, T1 के लिए भी यही है और यही किसके लिए भी है, आपका T4 के लिए भी है। ठीक है, यानी T4 बराबर T1 है -20, और इसको हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस था, इसको हमने केल्विन में बदल लिया। -20 + 273 यानी 253 डिग्री केल्विन। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है कंडेंसर टेम्परेचर। कंडेंसर टेम्परेचर हमारा कहाँ पे होता है, कंडेंसर हमारा यहाँ से होता है, 22 से 23 यहाँ तक पूरा कंडेंसर होता है। ठीक है, तो कंडेंसर टेम्परेचर जो दिया गया वो कितना दिया हुआ है, 22 डैश और 23। ठीक, तो हमने क्या किया है, इसको आपस में बराबर कर दिया और कंडेंसर टेम्परेचर को लिख दिया 330 डिग्री केल्विन। ठीक, ठीक है। अब देखिए पहला, अब इतना तो हो गया, यहाँ तक अभी चीजें समझिए, ये यहाँ तक अभी तक आपने यहाँ तक समझा, ये टीएस डायग्राम समझ लिया जो इसका है। ठीक, अब देखिए निकालना क्या है, सीओपी निकालना है। तो सीओपी में देखिए, सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, H1 - H4 अपॉन H2 - H1। ठीक है, H1 - H4 अपॉन H2 - H1। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से हमें कौन कौन सा टर्म हमें दिया गया है। ठीक है, देखो H1, H1 यानी कि 1 पे, यानी 1 पे H1 देखना है, यानी कि इंथैल्पी। इंथैल्पी जो 1 पे क्या है, कौन सा टेम्परेचर है, T1 T4। ठीक है, तो T1 T4 इवेपोरेशन टेम्परेचर था -20। T1 T4 पे हमें देखना है इंथैल्पी 1 पॉइंट पे ना, ये 1 पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे। इधर क्या होता है, इधर मैंने बताया था आपको, इसके इस साइड क्या है, आपका लिक्विड है। ठीक है, और इसके इस साइड क्या है, आपका वेपर है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, सेचुरेटेड वेपर लाइन है, और ये कैसी है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो 1 जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, सेचुरेटेड वेपर लाइन पे है। तो हमें H1 देखना है वेपर पे। ठीक है, तो और कौन सा टेम्परेचर पे, T1 बराबर T4 पे। T1 बराबर T4 पे इंथैल्पी ये दी गई है। ठीक है, तो T1 बराबर T4 ये लाइन है। इंथैल्पी लिक्विड है और वेपर है, तो ये वाली इंथैल्पी ये कौन सी हो गई आपकी, H1 हो गई। तो हमने इसको लिख दिया H1। ठीक, उसके बाद H3, उसके बाद देखते हैं H4। H4 कौन सा रीजन है, H4 आपका ये है, H4 आपका ये है, और ये H3 है, यानी कि H3 और H4 आपस में बराबर है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस था, आइसोइंथैल्पिक था। तो यह H4 तो बीच में दिया हुआ है। हमें हमेशा यहाँ पे जो ये चार्ट बना होगा वो आपको खाली इन पॉइंट का दिया रहेगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, सेचुरेटेड लाइन पे, सेचुरेटेड लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उसका दिया रहेगा। ठीक, तो अभी हमको इसका तो नहीं मालूम होगा, ना ही इसका मालूम होगा। ठीक है, तो हमें किसका किसका मालूम होगा, इसका 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 मालूम होगा। ठीक, अब यहाँ पे 4 का देख रहे हैं, तो 4 का बराबर किसके है, 3 के। तो 3 का देख लेते हैं, तो जो 3 का होगा वही 4 का होगा, तो 3 का देख लेते हैं। 3 का कहाँ पे है टेम्परेचर, T3 और T2 वाले पे, T3 और T2 वाले पे इंथैल्पी देखनी है हमें। और ये किस रीजन में आ रहा है, लिक्विड लाइन पे आ रहा है। इधर कौन सी है, लिक्विड लाइन, इधर वेपर, तो लिक्विड लाइन पे आ रहा है। T3 T2 लिक्विड लाइन पे ये आया 229.11, ये हमने लिख दिया। ठीक है, H2 डैश
अगर हम H2 डैश देख लेते हैं तो H2 डैश ये है, 2 डैश ये है, 2 ये है, तो 2 डैश पे अगर हम देख लेते हैं तो कौन सा है, ये कौन सी लाइन है, वेपर लाइन में 2 डैश, और टेम्परेचर कौन सा, कंडेंसर वाला, तो कंडेंसर वाला टेम्परेचर और वेपर लाइन 364.96, तो H2 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब हमने लगाया, अब हमें क्या निकालना है, देखिए इसमें से हमें क्या क्या निकल गया, H1 हमें मिल गया, H4 मिल गया, ठीक है, H1 तो मिल गया, अब बचता है H2, ठीक है, H2 हमें निकालना है। तो H2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा कि अगर जब सुपर हीटेड रीजन होता है तो वहां पे फॉर्मूला होता है इंथैल्पी निकालने के लिए Cp डेल्टा T, ठीक है, और सुपर हीटेड रीजन के लिए जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है Cp ln T2 बाई T2 डैश, ये दो फॉर्मूले होते हैं, किसके लिए, सुपर हीटेड के लिए, ठीक है। अगर इस सैचुरेटेड लाइन की इस साइड आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है, सुपर हीटेड रीजन हो जाता है, ये हो गया सुपर हीटेड रीजन, ठीक है, और इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के इस तरफ आ जाएंगे तो ये कैसा रीजन है, सब कूल्ड रीजन है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें सुपर हीटेड का देखना है, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, H2 निकालना है, ठीक है, H2 निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, कौन वाला, ये वाला, क्योंकि हमें एंथैल्पी निकालनी है, तो एंथैल्पी डेल्टा H बराबर Cp डेल्टा T हमने लगाया, किन 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 के दो पॉइंट के बीच में निकालना है, 2 और 2 डैश के बीच में, तो H2 माइनस H2 डैश, Cp डेल्टा 2 को कर दिया T2 माइनस T2 डैश, ठीक है। अब H2 बराबर H2 डैश को इधर ले गए और ये Cp T2 माइनस T2 डैश। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि हमें T2 की वैल्यू नहीं पता है, T2 वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि T2 वैल्यू अभी हम लोग को किसकी पता है, T2 डैश की पता है, T1 की पता है, T4 की पता है, पर T2 की वैल्यू नहीं पता है। तो उससे पहले अब हम लोग उससे निकालेंगे किसकी, T2 की वैल्यू निकालेंगे। T2 की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, एंट्रोपी का, ठीक है, डेल्टा एस बराबर Cp ln T2 अपॉन T2 डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो फॉर सुपर हीटिंग रीजन की जो एंट्रोपी होती है वो होती है डेल्टा एस बराबर Cp ln T2 अपॉन T2 डैश, डेल्टा एस को क्या कर दिया हमने, और 2 डैश के बीच में हमें निकालना है, तो S2 माइनस S2 डैश कर दिया बराबर Cp ln T2 अपॉन T2 डैश, ठीक है। S2 क्या है, S क्या है वैसे, एंट्रोपी है, ठीक है, S2 बराबर S2 डैश इधर दे गया तो ये हो गया प्लस, ये पूरा आ गया, ठीक। अब उसके बाद देखो ये आ गया S1 बराबर S2 इधर दिया तो S ये आ गया, ठीक। अब उसके बाद देखो हमें क्या क्या चीज मिल रहा है, S1 देखो, S2 देखो, S1 देखो, S1 यानी कि वेपर लाइन में S1 इवेपोरेटर टेम्परेचर पे, इवेपोरेटर टेम्परेचर कितना था आपका, -20 पे इंट्रोपी वाले रीजन में, कौन सा, वेपर लाइन 1.56, यानी S1 हो गया आपका 1.56, ठीक है। उसके बाद S2 देखते हैं, S2 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी S2 नहीं है, ये S2 डैश है, S2 डैश है, S2 डैश, ठीक है। S1, क्योंकि S1 और S2 तो आपस में बराबर है, जो S1 होगा वही आपका S2 होगा। देखिए यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे था S2 माइनस S2 डैश हमने किया था, S2 बराबर S2 डैश, इधर S2 डैश भेज दिया था, ठीक। तो अब ये जो S2 है वो किसके बराबर है, S1 के, तो S2 की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, S1, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो प्रोसेस था वो कैसा है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, S1 बराबर S2 होता है, ठीक है, तो S2 की जगह हमने S1 लिखा है, ठीक, वो चीज यहाँ लिखी हुई है। S2 डैश देख लेते हैं, S2 डैश कहाँ पे, ये है वेपर लाइन पे, कहाँ, कौन से टेम्परेचर पे, कंडेंसर टेम्परेचर पे, वेपर लाइन में कंडेंसर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री, एंट्रोपी देखना है, और वेपर लाइन 1.5481, तो S2 डैश हो गया हमारा 1.5481, ठीक है। T2 डैश हम लोगों ने निकाला है, कितना है T2 डैश हमारा, ये T2 डैश यानी कि जो T2 डैश है वो किसका है, T3 के बराबर है, ठीक है, और इसको हम लोग निकाल लेंगे तो 330 डिग्री केल्विन आया था ये। अब ये सारी वैल्यू अगर हमने इस यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये सारी वैल्यू S1 की रख दी, S2 डैश की रख दी, Cp की वैल्यू हम लोग को गिवन है, Cp की वैल्यू गिवन है 0.65, ठीक है, 0.65 गिवन है। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, इसका यहाँ पे T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब ये T2 की वैल्यू हम लोग किस में पुट कर देंगे, इस जगह, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये COP वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में T2 की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक, तो यहाँ से हमें H2 की वैल्यू आ गई,
ठीक है। अब ये H2 की वैल्यू किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो COP के लिए हमें किसकी H1 मिल गया, H3 H4 मिल गया, H2 मिल गया, सब मिल गया, सबकी वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया COP का। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या बोला है, पहला तो पूछा था COP, उसके बाद पूछा मास किलोग्राम पर टन पर मिनट या पर मिनट पर टन, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो मास किलोग्राम पर टन पर मिनट में निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 210 आपका होता था किलो जूल पर मिनट होता था, याद है आपको, जो 3.15 किलो जूल पर सेकेंड वैल्यू हम लोग निकालते थे एक टन की। ठीक है। तो वही पर टन की वैल्यू लिखा गया है। ठीक। तो ये हो गया 210 अपॉन Q41। अब जो हमारा, अब देखो यहाँ पे जो मास फ्लो रेट है वो उसमें हम लोग खाली इवेपोरेटर की ही हीट लेंगे, यानी कि जो इवेपोरेटर है वो हमारा जितना उसमें रेफ्रिजरेंट होगा उसी हिसाब के वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जितना रेफ्रिजरेंट उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना ये क्या है, ये इवेपोरेटर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। इवेपोरेटर कहाँ लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ से Q41 यानी 41 से हमें कितनी हीट, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, H1 माइनस H4। ठीक, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है। हाँ, और उसके बाद H1 हमें मिल जाएगा उसी तरह से जैसे मिलना है H4। ठीक है। H1 वैसे ही मिलेगा जैसे यहाँ पे 1 वाले पे देख लेंगे, इवेपोरेटर टेम्परेचर पे वेपर लाइन पे, ये हो गया। ठीक है। 1 वाला ये है, ये हो गया। ठीक। और उसके बाद H4 निकालना है, H4 बराबर किसके, H3 के। H3 देख लेंगे, कंडेंसर टेम्परेचर हमारा ये है, तो H3, और ये कौन सी लाइन है, लिक्विड लाइन है। तो लिक्विड लाइन पे ये 229.11, तो ये 20 यहाँ रख दिया, ये रख दिया, इसको रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गई वैल्यू। ठीक है। ये दोनों चीज हो गया। अब एक चीज और देख लेते कि जो कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, वो कितनी हीट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडेंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो जैसे यहाँ पे किए थे H1 माइनस H4 किसके लिए, इवेपोरेटर के लिए किए थे H1 माइनस H4, वैसे ही कंडेंसर के लिए क्या हो जाएगा, T2 माइनस T3। ठीक है। T2 माइनस T2 डैश, दिखाते हैं आपको, कंडेंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक है ना, देखिए ये H2 माइनस H2 डैश प्लस H2 डैश माइनस H3, देखिए यहां से पहले यहां तक का H2 माइनस H2 डैश प्लस H2 डैश माइनस H3। ठीक। और फिर जो जो वैल्यू हम अब तो निकाल ही चुके हैं, H2 जो H1 की वैल्यू, वो सॉरी H2 की वैल्यू हम लोग ने निकाली है। हाँ, ये H2 की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो ये H2 की वैल्यू हो जाएगी, H2 डैश की वैल्यू मालूम है आपको, H3 की वैल्यू मालूम है, बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू।